उन्नाव इस्मत रेजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से रेप मुतासरा के सड़क हादसे की जांच 7 दिनों में मुकम्मल करने को कहा है। अदालत ने इस्मत दरी मामले से जुड़े तमाम केस दिल्ली मुंतकिल करने का भी हुक्म दे दिया है। साथ ही अदालत ने रेप मुतासरा को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट करने का भी हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इन अहकाम को यूपी हुकूमत के लिए झटका भी समझा जा रहा है। दूसरी जानिब उन्नाव इस्मत रेजी के अहम मुल्जिम कुलदीप सिंह सेंगर को आखिरकार बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा ही दिया, जबकि सड़क हादसे में जख्मी हुई मुतासरा और उसके वकील की हालत नाजुक बनी हुई है। खास रिपोर्ट। मैं क्या उम्मीद करूं सर, इनसे मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ। मैं एप्लीकेशन देती हूँ, धमकियाँ मिलती हैं, घर पे धमकियाँ आके मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे की जांच 7 दिन में पूरी करने का दिया हुक्म। उन्नाव मामले से मुताल्लिक सभी 5 केस दिल्ली ट्रांसफर। उन्नाव इस्मत रेजी मामले की जांच 45 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। मुतासरा के रिश्तेदार चाहें तो इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में दाखिल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत। उन्नाव इस्मत रेजी और सड़क हादसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने सीबीआई को सड़क हादसे की जांच 7 दिनों के अंदर पूरी करने का हुक्म दिया। अदालत ने उन्नाव इस्मत रेजी मामले की जांच 45 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। साथ ही अदालत ने इस मामले से जुड़े तमाम 5 मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने का भी हुक्म दिया। मुतासरा और वकील के खानदान को फौरी असर से सीआरपीएफ की सिक्योरिटी देने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि अगर मुतासरा और वकील के रिश्तेदार चाहें तो इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जा सकता है। उन्नाव मामले में समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस बात पर भी नाराजगी का इजहार किया कि आखिर उन्हें मुतासरा की जानिब से लिखा गया खत वक्त पर क्यों नहीं मिल सका। उन्नाव इस्मत रेजी के अहम मुल्जिम कुलदीप सिंह सेंगर को आखिरकार बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। कुलदीप सेंगर उन्नाव के जिले बांगर मऊ असेंबली हलके से एमएलए है और इस्मत रेजी मामले में फिलहाल यूपी की सीतापुर जेल में बंद है। सेंगर और उसके 10 साथियों के खिलाफ सीबीआई ने कत्ल की साजिश के इल्जाम में केस दायर किया है। उन्नाव इस्मत रेजी मुतासरा के 3 सरकारी मुहाफिजों को मुअत्तल कर दिया गया है। रेप मुतासरा के सड़क हादसे के मौके पर उसकी हिफाजत के लिए तैनात सिक्योरिटी गार्ड गायब थे। इन सूरत-ए-हाल में अब अहम सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त अहकामात के बाद इस मामले की गुत्थी कितनी जल्द सुलझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। समाजवादी पार्टी के लीडर और यूपी के साबिक वजीर आजम खान की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। आजम खान के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पीएमएलए के तहत आजम खान के खिलाफ केस दर्ज किया। रामपुर के थाने में दर्ज हुए 3 मामलों को बुनियाद बनाते हुए ईडी ने ये कार्रवाई की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कई जायदादों को जल्द ही अटैच कर सकती है। जांच एजेंसी ईडी ने आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय थाने में जो आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, उसी केस को आधार बनाते हुए ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उस मामले को टेक ओवर कर लिया है। यानी ईडी अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब केस रजिस्टर्ड की है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अगर धाराओं की अगर बात करें तो ये इतना कठोर कानून माना जाता है कि इसमें जमानत लेना भी काफी मुश्किल होता है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में आजम खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित और सहयोगी विवेक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 रामपुर, उत्तर प्रदेश। मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी रामपुर में पुलिस छापेमारी के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से जानकारी तलब की है। अदालत ने 6 अगस्त तक जानकारी मुहैया कराने को कहा है। इस मामले की अगली समाअत 6 अगस्त को होगी। अर्जी गुजार ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने बगैर किसी सर्च वारंट के यूनिवर्सिटी के अहाते में घुसकर चांसलर मोहम्मद आजम खान के दफ्तर में तोड़फोड़ की और कई मुलाजमीन को गिरफ्तार किया। अर्जी गुजार ने पुलिस की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी भी करार दिया। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से दलील दी गई कि मदरसा आलिया से किताबें चोरी किए जाने की एफआईआर दर्ज है और पुलिस ने मजिस्ट्रेट से हिदायत लेकर ही ये छापेमारी की।
और इस सब के बीच मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस की छापे और रियासती हुकूमत की जानिब से आजम खान पर मुतादिद मुकदमात दर्ज किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद में समाजवादी छात्र सभा के तलबा ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि फ़रक़ापरस्त नज़रिए के तहत आजम खान को परेशान किया जा रहा है। एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आजम खान के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमात को फौरी तौर से वापस लिया जाए। तलबा ने यह भी कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी की बका के लिए सड़कों पर भी तहरीक चलाई जाएगी। योगी सरकार लगातार भू माफिया का मुकदमा दायर की और विश्वविद्यालय में किताबों की चोरी का मुकदमा दायर कर रही है और लगातार उन्हें जाति अनुमात के कारण, वो एक सभी के नेता हैं और मुस्लिम हैं, उनको इस कारण जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा लादा जा रहा है। आजम खान साहब के ऊपर जो सरकार द्वारा घृणित मानसिकता का परिचय दिया जा रहा है, जो जाति विशेष को टारगेट करके उनको परेशान करने की साजिश रची जा रही है, जो शिक्षा के मंदिर को त्रस्त और खत्म करने की साजिश रची जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सांसद आजम खान को सत्ता का दुरुपयोग करके उनके जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई है उस पर लगातार सत्ता के दबाव में हमला किया जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके खिलाफ हम लोगों ने समाजवादी छात्र सभा और युवजन सभा के लोगों ने एकजुट होकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया। 3 तलाक बिल राज्यसभा में पास होने के बाद कहीं मुखालिफत तो कहीं जश्न मनाया जा रहा है। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में आज बीजेपी अक़लियती ख़वातीन मोर्चा ने बिल के पास होने पर खुशी मनाई। ख़वातीन मोर्चे के कारकुनों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस सिलसिले में बेहद शुक्रिया भी अदा किया। बहुत ज़्यादा खुशी है, जैसे लग रहा है कि देश अब आज़ाद हुआ है लड़कियों के लिए। 3 तलाक का जो बिल पास हुआ है उसके लिए बहुत खुशी में पहना है कि जो मोदी जी ने इस समय किया है बहुत अच्छा किया है। हम लोगों को बहुत खुशी है। अब जो हमारे घर की औरतें हैं वो सब आज़ाद हो गई हैं। जो तलाक के मसले थे उससे बहुत खुश हैं कि अभी ऐसा नहीं होगा। मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिन के लिए अच्छाई उन्होंने करी है हम लेडीज़ों के लिए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के नौसड़ में एक नए बस स्टैंड का इफ्तिताह किया। 2 करोड़ 85 लाख की लागत से तामीर किए गए इस बस स्टैंड से बनारस मऊ के लिए बसें चलाई जाएंगी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी मुहिम के तहत लोगों को बीजेपी की रुकनीत भी दिलाई और इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की भी जमकर तारीफ की। एक तरफ देश को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन को आदरणीय अमित शाह जी का नेतृत्व और उस यशस्वी नेतृत्व के साथ जुड़ करके बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को प्रत्येक गरीब तक पहुंचाने, शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के, न जाति किसी की देखी, न क्षेत्र, न भाषा, न मत, न मजहब, न संप्रदाय। मशहूर तारीखदां और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रतनलाल हांगलू ने मसला कश्मीर के हल के लिए अवामी सतह पर कोशिशें तेज करने की बात कही है। प्रोफेसर रतनलाल हांगलू का कहना है कि मसला कश्मीर एक सियासी मसला भी है, लिहाजा इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वादी में अवामी मसाइल को हल करने और बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाकर मसाइल पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रतनलाल का शुमार मुल्क के सरकर्दा कश्मीरी पंडितों में होता है। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए रतनलाल हांगलू का कहना है कि कश्मीर के मसले को ताकत से नहीं बल्कि सियासी तरीकों से हल करने की जरूरत है। मसला कश्मीर का जो है हल होगा सियासी सोल्यूशन ढूंढने से। मिलिट्री से हल कोई चीज़ होती ही नहीं, मिलिट्री से हल नहीं होगा। सोल्यूशन है, बात करनी चाहिए बैठ के, जो ज़िम्मेदार लोग हैं कश्मीर के उनसे बात करनी चाहिए, आवाम से बात करनी चाहिए, आवाम को पूछना चाहिए आप क्या चाहते हैं, क्योंकि कोई डेमोक्रेटिक लीडर तो कश्मीर में अब रहा नहीं। हम कहते हैं फारूक साहब हैं, पीडीपी है, भाई कल तक पीडीपी पावर में थी आज नहीं है, तो वो वही घिसी पिटी पुरानी बातें कर रहे हैं, साहब यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई देश तो सबों का है, वो भी हमारे ही भाई है ना। आपने कश्मीर का सवाल पूछ के हमारे दिल को छू लिया।
तो कश्मीर तो बिल्कुल कश्मीर जो है, अगर ये जन्नती बेनज़ीर था जैसे आप लोग यहाँ कहते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट को हमने चेंज करके दिखाया, तो वहाँ भी जो है उसको जन्नती बेनज़ीर रेस्टोर करिए। प्रोफेसर हांगलू का कहना है कि कश्मीर में मकामी इंतजामिया तकरीबन नाकाम हो चुकी है। उनका कहना है कि इस मामले में एक दूसरे को मोरिद इल्जाम ठहराने से बेहतर ये है कि आवाम के बुनियादी मसाइल पर फौरी तवज्जो दी जाए। गवर्नेंस की कश्मीर में सबसे ज़्यादा गवर्नेंस की ज़रूरत है। गवर्नेंस कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गए। हम कहते हैं साहब बड़े गवर्नर के एडवाइज़र्स हैं, बड़े स्टाफ हैं, सेक्रेटरीट में बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, लेकिन बेसिक जो ग्राउंड रियलिटी है, अब स्कूल में टीचर नहीं आ रहा है, कॉलेज में टीचर नहीं पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं पढ़ा रहा है, ब्लॉक लेवल या पंचायत लेवल पर लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को दोष नहीं देना चाहिए। गवर्नेंस वीक हो गए, उसको गवर्नेंस को स्ट्रांग करिए, फिर लोग जाए आए और तरक्की हो। तो वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। प्रोफेसर रतन लाल हांगलू का ख्याल है कि इस वक्त वादी में अमन के क़याम को तरजीह देनी चाहिए। इनका कहना है कि जब वादी में अमन बहाल होगा तो वादी से बाहर गए लोगों के अंदर भी एतमाद पैदा होगा और कश्मीर में इनकी वापसी मुमकिन हो सकेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। मेरठ का मकबरा हजरत शाह पीर शाह तकरीबन 400 साल कदीम है और तारीखी इमारत भी है। आसार कदीमा की महफूज इमारतों की फहरिस्त में शामिल ये इमारत लाल पत्थर और तर्ज तामीर के लिहाज से खासी अहमियत की भी हामिल है। लेकिन हाँ, अब ये तारीखी निशानी देखरेख की कमी के सबब टूट फूट का शिकार हो रही है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लापरवाही का शिकार होकर अपना वजूद भी खोती जा रही है। पेश मेरठ से ये खास रिपोर्ट। मेरठ की इस तारीखी निशानी और कदीम दरगाह की अहमियत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ये इमारत आसार कदीमा की फहरिस्त में महफूज तारीखी इमारत के तौर पर शामिल है। लाल पत्थरों से तामीर ये मकबरा मुगलिया तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना है, लेकिन अब ये इमारत अपनी पहचान खोती जा रही है। मकबरा शाह पीर शाह में दरगाह की देखरेख करने वाले मुजाविर बताते हैं कि टूट रही तारीखी इमारत की तजदीदकारी को लेकर महकमे आसार कदीमा की लापरवाही मुगलिया दौर की इस निशानी के वजूद के लिए खतरनाक साबित हो रही है। 1972 में हमारे वालिद साहब सैयद इशरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने इसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में दे दिया था ताकि इसकी सुरक्षा हो सके, लेकिन यहाँ पर हिफाजत कुछ नहीं हो रही और इसका बिगाड़ हो चुका है और इस हालत में है। अगर इसकी 4-5 साल या 8 साल 10 साल कभी भी इसकी अगर हिफाजत ना हुई, इसकी मरम्मत ना हुई तो ये कभी भी ढह सकती है। और अगर हमें ना कुछ इसमें रिपेयर कराते हैं तो उसमें इंटरफेयर किया जाता है और नोटिस वगैरह भेजे जाते हैं। जो मान लो कोई पत्थर गिरने वाला है और हम उसे रोकना चाहते हैं रिपेयर करके, उसमें आके कहते हैं कि ये तुमने क्यों कराया, तुम्हें कराना नहीं चाहिए। ना तो वो खुद करते हैं और ना हमें करने देते हैं। जानकार खुद मानते हैं कि इस तरह की अहम निशानियां हमारा तारीखी सरमाया है, जो समाज और मुतल्लिका महकमे की अदम तवज्जुही के सबब अपनी पहचान खोती जा रही हैं। डिवीजन के अंदर ये सबसे खूबसूरत इमारत है। दूसरा, ये अकेली पूरी लाल पत्थर की बनी इमारत है और उसी शैली की है जिसमें कि दिल्ली और आगरा में लाल पत्थर से इमारतें बनी हुई हैं। तो इसको संरक्षण अति आवश्यक है। मैं तो कहूँगा जो परिस्थिति हो रही है आज के ज़माने में, अगले 20 साल बाद भी लोग ऐसी इमारतों को देख पाएंगे, ये मुझे आज बहुत बड़ा शक है। वही महकमे आसार कदीमा के मकामी जिम्मेदारान इस मामले में कुछ भी साफ साफ कहने से बचते नजर आए और साथ ही ASI की दूसरी साइट पर मसरूफ रहने का हवाला देकर अपनी सफाई पेश करते रहे। उसका हमने RCP में लिया है, आपके जो कंजर्वेशन का वर्क करेंगे ना, ऐसा होता 3-3 4-4 मोनूमेंट लेते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे आपके सरदना लिया हुआ है हमने अपना, एक पत्थरगढ़ फुट बिजनौर है, एक मुजीड़ा में साइट है। मेरठ में हज़रत शाह पीर शाह का ये मकबरा तकरीबन 400 साल पुरानी तारीख़ी इमारत है और 1972 से ये इमारत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फ़हरिस्त में शामिल है। इस तरह से आसार कदीमा की ज़िम्मेदारी है कि वो इस इमारत को महफूज करे, जो यहाँ पर तामीरात में किसी भी तरह का नुकसान हो रहा है उसको रिपेयर करके महफूज करे। लेकिन जिस तरह से ये मकबरा धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, इमारत टूट रही है, आने वाले दिनों में यही अंदाज़ा लगता है कि कहीं ये निशानी, तारीख़ी निशानी ख़त्म ना हो जाए। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी ज़िम्मेदारी का दायरा महज इस बोर्ड तक महदूद कर रखा है, सिर्फ एक नोटिस लगाकर। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालीमी सेशन शुरू होते ही पहला ही दिन हंगामे की नजर हो गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा के दरमियान पूरे दिन खींचतान चलती ही रही। पुलिस ने मदाखलत करते हुए साबिक तलबा यूनियन के ओहदेदारों को हिरासत में ले लिया, जिनमें साबिक सदर मोहम्मद सुलेमान इम्तियाज, साबिक नायब सदर हमजा सुफियान, साबिक ऑनररी सेक्रेटरी हुजैफा आमिर समेत तलबा लीडर मुहिउद्दीन के नाम भी शामिल हैं। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि तलबा के जरिए कवायद और जवाबित की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही थी। इंतजामिया ने स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक सदर हमजा सुफियान को 5 बरसों के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, जबकि हुजैफा आमिर को फौरी असर के साथ मुअत्तल कर दिया गया। कुछ छात्र हैं जो कई दिनों से यूनिवर्सिटी में उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने नकल में इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर यूनिवर्सिटी ने सख्त एक्शन लिया और उनके जो एप्रोप्रिएट एक्शन था वो हुआ। उसके खिलाफ में ये सब लोग आज दबाव बना रहे थे कई दिन से, कि ये दबाव ये बना रहे थे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे कि इनके वापस लिए जाएं और इनकी सज़ाएं ख़त्म की जाएं। पिछले 24 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं। कल एक डेलीगेशन लेकर के हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलने आए थे। स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, वो हमारे यूनियन के पैटर्न हैं, घूम घूम के बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं कि हमारे बच्चे हैं। उनसे वाइस चांसलर वीसी ऑफिस में मिलने आए हम लोग, तो वो ऑफिस में मिले नहीं और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम यहाँ नहीं दिल्ली हैं। 1 घंटे बाद हमको पता चलता है कि ये बैठे हुए हैं वीसी लॉज में और यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि हम दिल्ली हैं। जो हमारी डिमांड्स को नहीं माना तो पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चलने नहीं देंगे। मैं बता रहा हूँ कि इनको घेर लेंगे बुरी तरह और इनको नाक को तले चने दबाने का काम करेगी यहाँ की यूनियन। वीसी साहब की जो गाड़ी रोक दी गई, उसके अलावा जो है जो इश्यूज़ हैं द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन विल इन्फॉर्म इट इन फर्दर डिटेल, बट कोई घटना इस तरह की ना हो, इस वजह से जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है 4 लोगों का। 4 छात्र नेता हैं, उन्हीं को जो है प्रिवेंटिवली डिटेन किया गया है। मुसलमानों को हथियारों की नहीं बल्कि तालीम की बेहद ज़रूरत है। इल्म एक ऐसा हथियार जिससे दुनिया की हर बुराई को शिकस्त दी जा सकती है, हर मसले का हल भी तलाश किया जा सकता है। और ये मानना है अक़लियत के उन लोगों का जो कि हथियार बांटने वालों और हथियार रखने का मशवरा देने वालों के बिल्कुल खिलाफ है। अमन पसंद लोग यही मानते हैं कि बिलाशुबा हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन हम जुल्म का जवाब बंदूक से नहीं बल्कि मोहब्बत से देना चाहते हैं। पेश लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। मॉब लिंचिंग की बढ़ती वारदातों के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट के वकील व दानिशवर महमूद पराचा एडवोकेट का ये मशवरा कि मुसलमानों को आईन और दस्तूर की रोशनी में कानूनी तौर पर अपने तहफ्फुज़ और दिफा के लिए हथियार रखने चाहिए। इस मशवरे के साथ साथ लाइसेंस कैसे लिए जाएं, इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आर्म्स एक्ट है जो सेल्फ डिफेंस में ये सबसे बड़ा अहम और ज़रूरी और जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है जिसकी वजह से आर्म्स लाइसेंस दिया जाता है। इस पेशरफ्त मौलाना कल्बे जवाद और मौलाना फजल मन्नान भी महमूद पराचा के शाना बशाना थे, लेकिन कुछ शिद्दत पसंद आवाजों के उठने से मौलाना कल्बे जवाद ने अपने कदम पीछे खींच लिए और अब फजल मन्नान पराचा के साथ नजर आ रहे हैं। अक़लियती कमीशन ने पराचा की इस पेशरफ्त के खिलाफ SSP और DM को जरूरी तहरीक करके मुनासिब कार्रवाई करने की अर्जी दे दी है। लाइसेंस आप लेके आप दूसरी कम्युनिटी को, दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, उनको आप उकसाने का काम कर रहे हैं। सारे मुस्लिम नवयुवक इकट्ठा थे, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा हथियारों का आवेदन पत्र कैसे भरा जाए इसकी ट्रेनिंग दी गई, बल्कि उनको ये भी बताया गया कि अगर आपको DM लाइसेंस नहीं देता है तो हमको विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। महमूद पराचा और उनके हमनवाओं का ये कदम ठीक नहीं, लेकिन इकबाल हैदर के बयानात भी हकीकत से बहुत दूर हैं। साथ ही सताइश करनी होगी उन अमन पसंद लोगों की जो इस मुल्क और मिट्टी की मोहब्बत में हर जुल्म सहकर सलामती और भाईचारे को हर कीमत पर बरकरार रखना चाहते हैं। असलहा रखने या दिफा करने के जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियतें हैं, वो कानून में बदरजात मौजूद हैं, लेकिन चूँकि माहौल ऐसा है आजकल मुल्क का कि ये जो नारा था वो काउंटर प्रोडक्ट बन गया। बुनियादी तौर पर सबसे अहम ज़रूरत है मुसलमानों को तालीम की। जो तालीम याफ्ता जब हो जाएंगे तो सारी चीज़ें उनके कदमों में होंगी। जो बंदूक हम उठाने की बात कर रहे हैं वो बंदूकें उनको सलामी देने लगेंगी। हिंदुस्तान की फ़ज़ा बहुत दिन तक नफरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती है। यकजहती, मोहब्बत और उख़्वत में यकीन रखने वाले लोग यही कहते हैं कि अभी हथियार उठाने का वक्त नहीं है, बल्कि नफरतों का जवाब मोहब्बत से देकर उन मुट्ठी भर लोगों को शिकस्त देने का वक्त है जो हिंदुस्तान की सदियों पुरानी तहजीब और फ़ज़ा को प्रागंदा कर रहे हैं।
अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने दिफा के लिए असलहा रखने का कानूनी जवाज़ मौजूद है, लेकिन गौर व फिक्र इस बात पर की जानी चाहिए क्या वाकई मौजूदा मंजरनामा इस बात की इजाज़त देता है कि इस अंदाज़ के इक़दाम किए जाएँ। शायद नहीं और बिल्कुल नहीं। ज़रूरत है कि कोई तदब्बुर से फ़ैसला किया जाए, उसी अंदाज से तदारुक किया जाए जो मुसलमानों के लिए भी बेहतर हो और समाज के लिए भी बेहतर हो। कैमरामैन सरजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक उमर, लखनऊ। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का।